यह कुल दो भागों में वर्णित है। यह कुल दो भागों में वर्णित है। कितने भाग हैं? दो भाग। अब देखो, जो पहला वाला भाग है ना, पूर्वोत्तर भाग, उसमें केवल कल्पना की गई है। कल्पना कैसे? कि राजा रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए सिंगलद्वीप जाएगा, ये तो है कल्पना प्रसूत भाग। और रतन सेन पद्मिनी साथ रहते हैं और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ के दुर्ग पर, यह है ऐतिहासिक। तो पहली वाली चीज कल्पना के रूप में, दूसरा वाला ऐतिहासिक है। तो पहला जो भाग है उसको बोलते हैं पूर्वार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध। लिखो, पूर्वार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग यह कल्पना प्रसूत भाग है। यह कल्पना प्रसूत भाग है। और इसमें रतन सेन पद्मावती, पद्मावती को आप पद्मिनी बोलते हैं ना, तो इसमें रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा वर्णित है। कि विवाह तक की कथा वर्णित है। इसके बाद नंबर 2 लिखो, उत्तरार्ध भाग। उत्तरार्ध भाग यह ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक है और इसमें विवाहोत्तर जीवन की कथा है। मतलब विवाह के बाद जो उत्तर जीवन है, विवाहोत्तर जीवन की कथा है। अब आप विवाहोत्तर जीवन का मतलब यही समझ जाइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण किया था, वो वाली कहानी है। विवाहोत्तर जीवन की कथा है। ठीक, ये बात क्लियर? आगे सुनो। ये हो गया कल्पना प्रसूत, जिसमें विवाह तक की कहानी है। और दूसरा जो हो गया वो हो गया ऐतिहासिक। ठीक, कुल खंड कितने हैं? कुल खंड कितने भागों में है? ये 57। भाषा कैसी है? ठेठ अवधी, मतलब ग्रामीण भाषा है। ठेठ मतलब देहाती एकदम। शैली कौन सी है? वही फारसी की कौन सी शैली? मसनवी शैली, उसी में है। छंद योजना क्या है? 7 अर्धली के बाद एक दोहा। तो कैसा हुआ ये? दोहा और चौपाई छंद में ना, चौपाइयों की तो होती है अर्धली। अर्धली किसकी होती है? चौपाइयों की। ठीक। दरअसल ये लिखना शुरू किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने 1520 में। लिखने में लग गए 20 साल। कब पूरा हुआ? और इसमें एक पंक्ति है कि संवत 927 आहा कथा आरंभ बैन पुनि कहा। मैं संवत 927 में इस कथा को आरंभ कर रहा हूं।
ठीक है। 927 ये क्या है फिर? 1520 ये है तो ये हिजरी संबत है। कौन सा संबत है ये? हिजरी। ये मुसलमानों के चलता है, तो हिजरी संबत उस समय 927 था। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई हिजरी में कब लिखा गया था, तो आपको पता है ना कि 927 में शुरू हुआ है। इसका मतलब कब लिखा गया था? 927 हिजरी संबत में। 947 हो गया ना, 20 साल जोड़ दो भाई। 927 में स्टार्ट किया है, हम यहां क्या मानते हैं? 1520 से स्टार्ट किया, तो 20 साल जोड़ दो। तो आपसे अगर ईस्वी पूछे तो ये है, हिजरी पूछे तो ये है। पूरा कब हुआ आपको तो पूरा ही बता पूछना पड़ेगा, आरंभ कभी से किया इससे कोई मतलब नहीं होता। तो 1540 ईस्वी में लिखा गया था या 947 हिजरी में लिखा गया था। और जायसी की जो कीर्ति है उस अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। जायसी की जो कीर्ति है ना उसका आधार ग्रंथ है ये। मतलब जायसी की प्रसिद्धि किससे है? पद्मावत से, इसी से। हालांकि जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, बिरहमानामा, मंशलनामा, ऐसे बहुत सारी कलहावत और भी रचनाएं लिखी है ना, लेकिन उन सबसे प्रसिद्धि ज्यादा नहीं मिली। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किससे मिली? पद्मावत से। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले संजय लीला भंसाली ने इस पे फिल्म बनाई थी, नाम था उसका पद्मावती, और विवाद हुआ था, बाद में उसको कर दिया पद्मावत। पद्मावती पे क्यों विवाद हुआ? क्योंकि राजपूत संगठनों का कहना था कि इसमें दृश्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और राजपूत रानी थी कौन? पद्मावती, जिसको पद्मिनी भी बोलते हैं। बती तो कौन लगाते हैं? सूफी लोग। वास्तविक नाम था पद्मिनी। पद्म बोलते हैं कमल को, तो कमल से बनता है कमल, कमलनी। मतलब मोटा होता है ना वो डंठल, उसको बोलते हैं कमल, और जिसका पतला सा होता है ना वो होती है कमलिनी। ठीक है, तो ऐसे ही पद्म बोलते हैं कमल को, तो कमलनी, ऐसे ही पद्म से बन गया पद्मिनी। तो वास्तविक नाम है पद्मिनी, लेकिन चूंकि सूफी लोग बती लगाते हैं तो वो उन्होंने बना दिया क्या? पद्मावती। इन्होंने राजपूत संगठन का इस पे विवाद है, तो ये फिल्मों पे बैन लग गया इस पे। बाद में इसको पद्मावत करके फिर बनाया गया। अब पद्मावत क्या है? जायसी की रचना है। अब जायसी की रचना को आधार पे कोई बनाते वो अलग बात है भाई। रचना पे तो कोई कुछ भी लिख सकता है ना, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उस फिल्म पे विवाद हुआ था। ये थोड़ा लिखिए आप पहले, फिर बात करते हैं। पद्मावत में ऐसे देखो, कुलखंड 57, कुलखंड 57, भाषा ठेठ अवधि। कुलखंड 57, भाषा क्या? ठेठ अवधि। शैली फारसी की मनसवी शैली, मसनवी, सॉरी, फारसी की मसनवी शैली। छंद योजना 7 अर्दली के बाद एक दोहा। सात अर्दली के बाद एक दोहा, और कोष्टक में लिख दो दोहा चौपाई छंद। दोहा चौपाई छंद। आगे लिखो, पद्मावत जायसी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। पद्मावत जायसी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है, जिसका लेखन 1520 ईस्वी से शुरू हुआ था। जिसका लेखन कब? 1520 ईस्वी से शुरू हुआ था। आप कोष्टक में एक काम करो, ऐसे लिख दो 927 हिजरी संबत। कोष्टक में लिख दो क्या? 927 हिजरी संबत। 927
हिजरी संबत, हिजरी। ठीक है, हाँ या ना? आगे चलते हैं। सुबह सुबह बच्चे कम आए आज, जगह ही नहीं क्या ऑनलाइन वालों? आगे चलो, एक पंक्ति लिखो पहले। पंक्ति क्या है? संबत 927 आहा कथा आरंभ बैन पुनि कहा। संबत 927 आहा मतलब 927 में। कथा आरंभ बैन मतलब वाणी, कवि कहा। इससे पता चल गया कि लिखी कब गई? 927 से ओहो स्टार्ट हुई है, 1520 से स्टार्ट हुई है ना। अब मुझे ये बता दो आप 1540 के कोष्टक में क्या लिखोगे? जो आप सुनो, 1520 में लिखना शुरू किया, 1540 में पूरा हो गया। तुम्हें पूरे होने से मतलब है कि लिखने शुरू से मतलब है? मैंने कोई किताब है वो आज लेकर आया मैं, अब मैं इसका मैं तो दूसरी में पढ़ रहा तब से लिख रहा हूं इसको, तो इसका कोई फैक्ट है क्या? कोई सबूत है क्या? लेकिन आज प्रकाशित करवाई तो सबूत तो आज का ही हुआ ना। तो रचना कब की मानी जाती है? जब प्रकाशित होती है। यस या नो? ठीक है, प्रकाशित कब हुआ ये? 1540 में। अब लिखना कब से शुरू किया? 1520 से, पर इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब ये लिख रहा है, मैंने 1520 क्यों बोला, क्यों बताइए बात? क्योंकि ये कह रहा है कि संबत 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। मैंने 927 से कवि के रूप में वाणी करना शुरू कर दिया, बैन करना शुरू कर दिया, कथा कहनी शुरू कर दी। ठीक है, कब से? 927 से। 927 के टाइम कौन सा हिजरी था, कौन सा ईस्वी था? 1520। ठीक है, पूरी कब हुई है? 1540 ईस्वी में। इसका मतलब हिजरी क्या हो गया? 947। 20 साल लगेंगे ना, तो 27 में 20 तो जोड़ोगे, तो 1540 कोष्टक में लिखो 947 हिजरी संबत। शुरुआत में लिखा है आपको, शुरुआत में लिखा है 1540 ईस्वी, उसके कोष्टक में लिखो क्या? क्या? हाँ, क्लियर है? ओके। अब इसमें देखो, इसका सबसे जो प्रसिद्ध खंड है ना, वो है नागमती वियोग खंड। क्या नाम है? नागमती वियोग खंड। कौन से नंबर पे आएगा गुरुजी? 30वां खंड है ये। कौन सा खंड है? प्रसिद्ध खंड नागमती वियोग खंड। इसके अलावा एक मानसरोधक खंड भी फेमस है। कौन सा खंड है? मानसरोधक खंड। इसमें अलौकिकता की बात की जाती है कि हंसा है वो मानसरोवर में रहता है, और मानसरोवर से हंसा एक दिन उड़ जाएगा, अकेली करता हुआ, मतलब मनुष्य है वो इस संसार में रहता है और अपना आचरण करते हुए एक दिन दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, तो अलौकिक प्रेम को दिखाया जाता है लौकिकता के माध्यम से। किसमें? लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर संकेत। किसमें? मानसरोधक में। और ये सर्वश्रेष्ठ 12 मासा वर्णन है यहां पे। और कहां से शुरू होगा?
आषाढ़ मास से शुरू, क्योंकि जितने भी 12 मास थे वो बेसिकली कहाँ शुरू होते हैं? आषाढ़ से। बीशलदेव रासो कार्तिक से शुरू हुआ था, लेकिन बीशलदेव रासो का जो बृहस्पति का वियोग वर्णन है वो पहला वर्णन था, पहला था, और ये सर्वश्रेष्ठ है, ये पहला नहीं है, ये क्या है? सबसे अच्छा जो 12 मास वर्णन है वो इसका है। समझ में आया? पहले ये लिख दो। इसके बाद अब इस समय राजा कौन है? शेरशाह सूरी। तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि समकालीन जो शासक है वो कौन है? शेरशाह सूरी। पंक्ति क्या है सर? शेरशाह दिल्ली सुल्तानु असी जस तपे खंड जसी भानु। ओही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। का लिखूं? लाइन अगली उससे लिखो, अगले पेज पे चलते हैं। इस समय तत्कालीन शासक शेरशाह सूरी थे, जिनके संबंध में पंक्ति है। पंक्ति लिखो। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु। दिल्ली मतलब कहां के? दिल्ली के सुल्तान थे। कौन? शेरशाह। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु, चारों खंड तपे जसु भानु। किससे तुलना की है? भानु से। भानु कौन? सूर्य। तपे जस भानु। आगे ओही छाज राज और पाटू। इसी को राज और पाट पसंद है, इसी पे शोभा देते हैं। क्या? राजपाट। सब राजा भई भुई धरा ललाटू। बाकी जो शेष राजा थे ना, वो तो उन्होंने तो अपना ललाट जमीन पर रख लिया था, मतलब शेरशाह के सामने नतमस्तक थे। कौन था दिल्ली का किंग? शेरशाह सूरी। लिख दो। आपको पता है ना, साहिब वक्त की प्रशंसा करनी पड़ेगी, मसनवी शैली है, तो राजा के बारे में लिखना पड़ता है। गुरु इसके बाद लिखा जाएगा।
ठीक, आगे चलें। अब आना पड़ेगा आपको इसकी प्रतीक योजना पे। किस पर? प्रतीक योजना। गलत हो जाएगा। पद्मावत की प्रतीक योजना। ओके, इसको सुनो। पहले पंक्तियां लिख दूं कि डायरेक्ट लिख दूं? याद तो रखनी है। तन चित उर मन राजा कीना। अर्थ समझ में आया? तन किसका प्रतीक है? चित्तौड़ का। और मन राजा कीना, और राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। तन चित्तौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी छीना। देखो आ गया ना पद्मिनी, मतलब मूल नाम यही था। लिखो मत, सुनो। ये किसका प्रतीक है? सिंगल। सिंगल द्वीप जो है ना श्रीलंका, वो किसका प्रतीक है? हृदय का। और पद्मिनी किसकी प्रतीक है? बुद्धि की, सात्विक बुद्धि की। ठीक है। तंचितुर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुवा मोहि पंथ दिखावा। मुझे पद्मिनी के लिए रास्ता किसने बताया? सुआ ने, तोता ने, हीरामन तोता, उसी ने कहा था पद्मिनी सुंदर है, तभी तो राजा रतन सेन जाएगा। गुरु सुबा मोहि पंथ दिखावा। अब देखो यहां तक है लौकिकता, आगे देखो अलौकिक की ओर जाएगा। गुरु सुबा मोहि पंथ दिखावा, बिन गुण निर्गुण जगत को पावा। अब ये कर दी इसने अलौकिक बात कि बिना गुरु के इस जगत को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये निर्गुण जगत है, इसको बिना गुरु के प्राप्त नहीं किया। ये अलौकिकता आ गई। ठीक है, ये तो है, बीच बीच में लौकिक बात करते हुए दार्शनिकता की ओर जाएंगे। राघव चेतन सोई शैतानु। राघव चेतन क्या है? शैतान। पहले राघव चेतन वो था जो पद्मिनी को लेने जाएगा ना राजा, तो उस पर आक्रमण करेगा। ये मंदिर का पुजारी है। ठीक है। राघव चेतन सोई शैतानु, माया अलादीन सुरतानु। और अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, वो किसका प्रतीक है? माया का। राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई जे नहीं बंधा। नागमती यह दुनिया धंधा। लिख दो लिख दो लिख दो। नागमती यह दुनिया धंधा। नागमती क्या कहती है? नागमती किसकी प्रतीक है? मतलब नागमती दुनिया की, दुनिया वाली का धंधा, मतलब दुनिया का धंधा, मतलब ये किसकी प्रतीक थी? सात्विक बुद्धि की। और ये किसकी प्रतीक है? ये किसकी प्रतीक है? दोनों ही बुद्धि है। ये भी बुद्धि है, वो भी बुद्धि है। ये सांसारिक बुद्धि है और ये सात्विक बुद्धि है। कामायनी से तुलना करोगे ना आप, तो ये तो है श्रद्धा और ये है ईड़ा। ईड़ा दिमाग लगा के अपने उजड़े हुए शासन प्रदेश को बसाती है। मनु कौन है? राजा। जैसे रतन सेन है यहां पर। अभी रुको। नागमती है दुनिया धंधा, बांचा यह चित बंधा। ऐसे पंक्ति, बांचा
बाँचन सोई यह चित बंधा, ऐसा है पंक्ति, ये पंक्ति मिस हो रही है। यह चित बंधा, इतना तो पता है कि ये चित बंधा हुआ है, मतलब मेरा चित्त किस में बंधा हुआ है? सांसारिकता में, इसलिए मैं इसको बाँच नहीं पाई। किसको? दुनिया को, दुनिया को पढ़ नहीं पाई। अब एक बात सुनो, जैसे यहाँ पे चित्तौड़ का सॉरी राजा मन का प्रतीक है, ऐसे वहाँ मनु मन का प्रतीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कामायनी से तुलना करूँ, किससे वो बाद में कर दूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ। कामायनी से तुलना करूँ तो मनु हो जाएगा रतन सेन की जगह, पद्मिनी हो जाएगी श्रद्धा की जगह, और ईड़ा हो जाएगी नागमती की जगह। समझ गए? लिखो। बाँचा सोई यह, बाँचा सोई न यह चित बंधा, न आगे पीछे कर दो इसको, 1 मिनट, हाँ बस यही कर दो आप। इसको उठा लो और इसको टपका दो यहाँ से, यूं कर दो, उल्टा सीधा हो गया ये। ठीक है, मैं उसको बाँच नहीं पाई क्योंकि ये दुनिया, बाँचा सोई नहीं यह चित बंधा। हो गया? लिखो। चित्तौड़ बराबर तन, चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तन का। तन चित्तौड़। अच्छा, आगे राजा रतन सेन, ये किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? मन का। मन का मतलब, मन का मतलब कोष्टक में लिख दो, आत्मा या योगी साधक, आत्मा या योगी साधक, आत्मा कह दो या योगी साधक कह दो। सिंघल द्वीप, कोष्टक में लिखना श्रीलंका, सिंघल द्वीप कोष्टक में श्रीलंका, ये हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हृदय का। पद्मिनी, राजकुमारी पद्मिनी है, ये सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। आगे लिखो, हीरामन तोता, ये गुरु का प्रतीक है।
राघव चेतन ये शैतान का प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है, माया या आसुरी शक्ति, माया का लिख लो आप तो, माया, माया का प्रतीक है। और नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, आगे लिखो कामायनी से तुलना। अगला एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, कामायनी से तुलना। और कामायनी से तुलना करोगे तो आप लिख दो रत्नसेन बराबर मनु, रतन सेन और मनु बराबर के। अगर कामायनी से तुलना करते हो तो रत्नसेन जो है वही मनु है, और जो पद्मिनी है वो किसके बराबर है? श्रद्धा के बराबर। और नागमती है वो किसके बराबर है? ईड़ा के बराबर। वही सांसारिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि और मन। ठीक है। अच्छा, ये परमात्मा भी है, कौन? पद्मिनी स्त्री परमात्मा है ना, लिखो सात्विक बुद्धि के क्वेश्चन को परमात्मा। सात्विक बुद्धि लिखा है ना आपने, तो आपने रतन सेन के आगे योगी साधक लिखा है, तो योगी साधक किसको पाना चाहता है? परमात्मा को। तो स्त्री परमात्मा के रूप में ना सूफियों के पास। ठीक है, ये हो गया। ये कामायनी से तुलना कर दें। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो पद्मावत में क्या है, प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर जाते हैं। मुख्य बात प्रस्तुत पे करते हैं और जाते किसकी ओर है? इशारों इशारों में दूसरों पे चले जाते हैं, अप्रस्तुत जाते हैं। तो प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर हम जा रहे हैं। इस आधार पे रामचंद्र शुक्ल बोले कि भैया ये समासोक्ति महाकाव्य है, क्योंकि समासोक्ति अलंकार में यही होता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कुछ विद्वान बोले कि साहब ये एक दूसरे से अभेद तो है, प्रस्तुत जा रहा प्रस्तुत की ओर पर है, तो वो एक दूसरे से अभेद। तो कुछ लोगों ने कहा ये रूपक महाकाव्य है। तो कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि देखो इसमें प्रत्यक्ष को माध्यम बना करके और अप्रत्यक्ष की बात की जाती है। ऐसे बोलते हैं ना, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। दुनिया कौन है? जिसको सुना रहे वही। ठीक है, बोले दुनिया चोर है, हमारा कटोरा नहीं दे रही। कटोरा कौन ले गई थी? वही जिसको सुना रही है। तो ये क्या है? अन्योक्ति। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष को माध्यम बनाकर अप्रत्यक्ष से कहना अन्योक्ति। तो लोगों ने यह भी कहा भाई ये तो अन्योक्ति महाकाव्य भी है। तब इस सब का समाधान किया कामत प्रसाद गुरु ने। और कामत प्रसाद गुरु बोले कि देखो पद्मावत न तो समासोक्ति महाकाव्य है, न ये अन्योक्ति महाकाव्य है, बल्कि यह है स्वभावोक्ति महाकाव्य। कैसा है? स्वभावोक्ति महाकाव्य है। और इसके स्वभाव में एक ही चीज है, क्या? प्रेम। और इसके स्वभाव में क्या है? प्रेम है। ऐसा किसने कहा? कामत प्रसाद गुरु ने। विजय देवनारायण सही कहते हैं कि ये जो है ना, विजय देवनारायण शाही एक विद्वान है, आप आगे पढ़ेंगे नई कविता के बाद इनको, तो वहां देखेंगे आधुनिक काल में कि विजय देवनारायण शाही कहते हैं कि देखो ये अपने ढंग की अनोखी ट्रेजेडी है, अपने ढंग की अनोखी ट्रेजेडी है। और उन्होंने जायसी को कुजात कवि कहा था। ये यहां लिख नहीं सकते, जगह नहीं है। जायसी को इन्होंने क्या बोला?
कुजात कवि, ऐसा कहा था। जब भी कविता में लघु मानव की बात होगी ना, मनुष्य के सबसे छोटे रूप की, तो वहां पे विजय देवनारायण साई आता है। लघु मानव को कविता में प्रतिष्ठित करने का श्रेय विजय देवनारायण साई को। जैसे आम आदमी शब्द का उपयोग अरविंद केजरीवाल ने कर लिया, भाई शब्द का उपयोग दाऊद इब्राहिम ने कर लिया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द का यूज कर लिया ना। और राम राम सा का सचिन वो राजेश पायलट ने कर लिया। ऐसे अलग अलग लोगों ने एक फिक्स शब्द पकड़ लिया। तो ऐसे ही लघु मानव शब्द किसने पकड़ा? विजय देवनारायण साई ने। आगे बात करेंगे। ये आपके समझ में आया? हरदेव बहारी कहते हैं, एक विद्वान है डॉक्टर हरदेव बहारी, इनकी ग्रामर की बहुत अच्छी बुक आती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। ये कहते हैं कि भैया इस पे रतन शेखर कथा का प्रभाव है। कौन सी कथा का? रतन शेखर कथा है, प्राकृत भाषा की रचना है, प्राकृत रचना है ये, इसका प्रभाव है। मतलब उसको देख देख के लिखी है पद्मावत, ऐसा हरदेव बहारी ने कहा है। ये सब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी पंक्तियों पाएंगे। लेकिन पंक्तियां मैं हमेशा लास्ट में लिखाता हूं। तो पहले थोड़ी सी बात करेंगे जायसी के बारे में, कि जायसी कहाँ जन्मा, कौन कौन सी और रचनाएं लिखी, उस पर बात करेंगे। फिर लास्ट में पढ़ाएंगे किस पे? पंक्तियों पे, ठीक है। जायसी बड़ा है इसमें, बाकी और कवियों में इतनी टाइम नहीं लगेगा। और एक बात बताओ आपको, जैसे तो सगुण भक्ति पे आप पहुंच जाएंगे इसके बाद, तो उसके बाद आपको काव्य शास्त्र पढ़ा देंगे कुछ दिन। हमारे क्या ऑनलाइन कुछ बच्चों की काव्य शास्त्र की ज्यादा डिमांड है, तो बीच में इसको रोक दें, यदि काल आधुनिक काल बाद में बढ़ा देंगे, या लगातार चलाए रखें। तुम्हारी इच्छा तो यही है, लगातार चलाओ। तुम्हारी इच्छा कभी मेरी इच्छा जैसी रही नहीं। चलो लिखो, फाइनली होना तो वही है जो तुम चाहोगे। व्याकरण अव्यय तक आपको पढ़ा दिया। अव्यय के बाद की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आप व्याकरण बहुत पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा बहुत है वो करा देंगे, है ना। अब क्लास थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं एक बार इसको। आज आप 10 सवा 10 तक आराम से पढ़ो, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर टाइम को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो तो आपके 3 घंटे क्लास तो हुई। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, उतना हमारे ऑनलाइन वालों की जो चैट पेट है ना, ये कराओ ये कराओ ये कराओ, तो भैया सब चल रहा है, तो पढ़ ले आराम से। वो तो क्या है कि आपको पता है बीच में थोड़ा सा सेटअप को लेकर के इश्यू थे, और फिर क्या है कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते। कभी आपका स्वास्थ्य इश्यू आ जाता है, कभी ऑफिशियल इश्यू बन जाते हैं, पर कोई नहीं, हो जाएगा, सही चल रहा है। रेगुलर जो है ना काम, जो रेगुलर हो रहा है ना, वो कभी गलत नहीं होता। दिक्कत तब होती है जब आप 2 दिन 3 घंटे पढ़ा दें और फिर 1 दिन छुट्टी मार लें, तब दिक्कत होती है। रेगुलर में कोई दिक्कत नहीं होती। लिखो, मैं बहुत प्रायोरिटी भी लेता हूँ अपने काम को। मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं शाम से, लेकिन मैं लेट नाइट यहाँ से गया हूँ और सुबह जल्दी उठ के आ गया। 5:30 बजे नहा लिया था मैं, मुझे लगा कि अगर लेट हो गया तो बच्चे ज्ञान देंगे मेरे को, तो मैं 5:30 बजे तो नहा लिया था। बट मैंने कहा फिर ये बातों में लग जाए, जब तक ये जगेंगे नहीं, ये जब तक सो रहे हैं, जब तक अपन नहा नू के फ्री हो जाओ, फिर इनसे बात कर लेंगे। और उनसे बात करने के चक्कर में फिर 7 बज गए। मैंने कहा मुझे निकलना पड़ेगा। तो आपकी क्लास प्रायोरिटी पे रहती है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन भी अगर आप देखते होंगे तो पीडीएफ वगैरह टाइम पे डलता है, रोज के रोज सारे काम टाइम पे होते हैं। कई जगह पे पीडीएफ भी 2-2 3 दिन बाद डलते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जो टाइम है ना सुबह सुबह का, वो थोड़ा सा 7 बजे नहीं हो सकता। अगर 7 बजे टाइम हो जाता ना तो बात ही अलग हो जाती, पर वो हो नहीं सकता, मजबूरी है। इसे लिखो थोड़ा सा। प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर जाने के कारण, प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति मां का भी कहा है। जबकि कुछ विद्वान
इसे, जबकि कुछ विद्वान इसे अन्योक्ति महाकाव्य तो कुछ इसे रूपक महाकाव्य मानते हैं। कुछ विद्वान इसे अन्योक्ति महाकाव्य तो कुछ इसे रूपक महाकाव्य मानते हैं। कुछ विद्वान इसे अन्योक्ति महाकाव्य तो कुछ इसे क्या, रूपक महाकाव्य मानते हैं। रूपक महाकाव्य मानते हैं। लिख लिया? अगले लाइन से लिखो। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। पद्मावत कोमा लगाओ, ने समासोक्ति महाकाव्य है। पद्मावत ने समासोक्ति महाकाव्य है और ने ही अन्योक्ति महाकाव्य और ने ही अन्योक्ति महाकाव्य, बल्कि यह स्वभावोक्ति महाकाव्य है। बल्कि यह स्वभावोक्ति महाकाव्य है और इसके स्वभाव में है और इसके स्वभाव में है प्रेम और इसके स्वभाव में है क्या, प्रेम। अगला लाइन से लिखो। डॉक्टर विजय देवनारायण शाही ने डॉक्टर विजय देवनारायण शाही ने डॉक्टर विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को डॉक्टर विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की अनोखी ट्रेजेडी कहा है। पद्मावत को क्या, अपने ढंग की अनोखी ट्रेजेडी कहा है। अपने ढंग की अनोखी ट्रेजेडी कहा है और जायसी को कुजात कवि और जायसी को क्या, कुजात कवि, जायसी को कुजात कवि कहा है। तो भाई साहब जायसी को कैसा कवि बोल दिया, कुजात कवि। सही है क्या बात? गलत है ना? कभी कभी भी कोई कुजात नहीं होता, कवि कवि होता है, उसमें कुजात सुजात कोई मतलब नहीं है। एक लाइन और लिख दो आप। बांग्ला भाषा के राजकीय अनुवादक, बांग्ला भाषा के
राजकीय अनुवादक मगन ठाकुर ने बांग्ला भाषा के राजकीय अनुवादक कौन? मगन ठाकुर ने पद्मावत का अनुवाद आलो उजाला नामक शीर्षक से किया है। क्या नाम है? आलो उजाला नामक शीर्षक से किया है। आलो उजाला नामक शीर्षक से किया है। ठीक। ये आलो उजाला आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि बांग्ला भाषा में इसी नाम से इसका अनुवाद है, आलो उजाला। हरदेव बहारी की लाइन थोड़ी लिखी है आपने भी। डॉक्टर हरदेव बहारी ने, लिखो, डॉक्टर हरदेव बहारी ने माना है कि पद्मावत प्राकृत भाषा की पद्मावत पर प्राकृत भाषा की रचना रतन शेखर कथा का प्रभाव है। 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 ठीक हो गया? यस या नो? ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी बात पहले जायसी पे कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, यहीं पे छोटा सा हेडिंग डालना है, जायसी। इसको सुनो। जन्मा कब? 1492 में। डेथ कब हुई? 1542 में। कितने साल का था? 50। कितने साल जिया? 50 साल। इनको सुना को, जैसे मैंने बोला ना कितने साल का था? 50। ऐसे सुनोगे ना तो याद रहेगा, बाकी तो वो रट्टा मार हो जाएगा फिर कि 1492 से 1542, वो रट्टा हो जाएगा। जायसी नाम है इसका। इसका मतलब गांव कौन सा है? जायस। ये अमेठी जो है ना, अमेठी से 2 मील दूर है, यूपी में पड़ता है। अमेठी, रायबरेली। ठीक है। कोई जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। क्या? अमेठी, रायबरेली। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती और राहुल गांधी अमेठी से। पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया और इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव, अब तक तो है ही, अब वहाँ से बैठ गई जयपुर में राज्यसभा से, हमारे यहाँ से, राजस्थान से चुनी गई है। समझ गए? राजस्थान पे नज़र बहुत है सेंट्रल के आजकल। मोदी जी बीच बीच में ये फ्रांस के लोगों को घुमाने इसीलिए लाए कि सोच रखा है कि चुनाव कहीं आसपास तैयार की जाए, फर्क पड़ता है इन चीज़ों। और एक बात बताता हूँ आपको, जब भी कोई बड़ा राजनेता उस इलाके से आता है ना, गंगा के पानी में लोग परेशान होते थे, वहाँ बदबू और वो। आज आप जाके देखो अयोध्या क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। तो जो बड़े आदमी कहीं खड़े होते हैं ना, तो उनके मन में रहता है कि भाई मैं इस इलाके में हूँ तो मुझे काम अच्छा ही करना है, खराब नहीं करना। तो वो अपना पूरा सेटअप करता है। जायस इनका एक उपनाम है, सिद्ध या पहुंचे हुए फकीर।
क्या बोलते हैं इनको? सिद्ध फकीर या फिर पहुंचे हुए फकीर। सिद्ध या पहुंचे हुए क्या? फकीर। ठीक है। अगर गुरु पे आए, गुरु पे आए तो गुरु का नाम है शेख मोहिदी। इसको शेख मोहिउद्दीन भी कह सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? ग्रियर्सन के अनुसार है। ऐसा किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। गुरु का नाम है सैयद अशरफ बै बुरहान चिश्ती। दो गुरु थे। ऐसा कौन कहता है? आपकी झूठी एनसीईआरटी कुछ जगहों पे बिना सबूत के बोलती है, वहां के अनुसार है। ओके, ये बात हुई नॉर्मल। अब जायसी ने रचनाएं लिखी, उन पे अगर आए तो जायसी की अन्य रचनाएं, पद्मावत तो आपने पढ़ी है अभी, तो जायसी की अगर अन्य रचनाओं पे आएंगे तो देखो, एक है अखरावट, एक है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम का टाइम फिक्स है 1528 ईस्वी, क्योंकि इस समय बाबर मौजूद है। अखरावट का टाइम वही माना जाता है जो पद्मावत का टाइम है। क्या? 1520 से 1540 के बीच आई थी। अखरावट आखिरी कलाम, कलहनामा नहीं, कलहावत, कराहनामा, मंसलनामा, और एक इसका लघु प्रेमाख्यान है जिसका नाम है चित्ररेखा। क्या नाम है? चित्ररेखा। ये लघु प्रेमाख्यान है। आपको है ना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चित्ररेखा, चित्ररेखा, ठीक है। दरअसल क्या चित्रलेखा है ना, वो लिखा है भगवत चरण वर्मा ने और वही फेमस है। बाकी ये लघु प्रेमाख्यान है। क्या? चित्ररेखा। मेन वो है, वो लेखा है, लेखा। ठीक है। ये जो रचना है ना अखरावट, इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर सूफी दर्शन के बारे में बताया गया है। ईश्वर, माया, शरीर, उनके ऊपर बताया गया है। इसी को आधार बना के रामसाय भगत ने ककेहरा नामक रचना लिखी थी। किसने? रामसाय भगत ने। क्योंकि यहां पर भी वर्णमाला के एक एक अक्षर पे सूफी दर्शन है और ककेहरा में भी यही है। आखिरी कलाम का मतलब मौत का दिन। रोज ए प्रलय, प्रलय मतलब मौत, ए मतलब का, रोज मतलब दिन। मैं ऐसे बोलते हैं, मैं उस रोज आऊंगा मतलब उस दिन आऊंगा। तो रोज ए प्रलय मतलब कयामत के दिन का वर्णन है। कयामत के दिन का वर्णन होगा तो कर्मों के लेखे जोखों का वर्णन होगा कि तुम्हारे कर्म पूरे जीवन में कैसे रहे हैं। ठीक है। चूंकि ये बाबर के शासनकाल में लिखी गई है, इसलिए साहे वक्त के रूप में किसकी प्रशंसा की गई है? बाबर की। ये प्रश्न इसलिए बन जाता है कि जायसी जैसे आएगा लोग पहुंचेंगे शेरशाह सूरी पे, बाबर पे लोग नहीं पहुंचेंगे। शेरशाह सूरी उस समय का समकालीन शासक था जब शेरशाह सूरी के सामने जायसी आया तो जायसी के कुरूप कवि था, एक आंख खराब थी और काले रंग का था, बहुत कुरूप कवि था। जैसे ही शेरशाह सूरी ने उसको देखा, उसकी बनावट को देख के शेरशाह सूरी हंस गया। हंसते ही इसने कहा कि मोई की हंसे की को रही। शेरशाह सूरी से कहा जायसी ने कि मोई की हंसे की को रही, मुझ पर हंस रहे हो ये मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। जवाब नहीं दिया शेरशाह सूरी ने। बोले तो क्या बोले? बोले अगर जवाब दो राजा, अगर तुम मुझ पर हंस रहे हो ना तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि जिसने मुझे बनाया उसी ने
तुम्हें बनाया है। और अगर बनाने वाले को मार पे हंस रहे हो तो और भी ज्यादा मूर्ख हो, क्योंकि वो हमको इससे भी ज्यादा बुरा बना सकता था, इससे भी और बुरा बना सकता था। ठीक है। मैंने एक शख्स को देखा, वो अपने बड़े भाई के दम पर, बड़े भाई का गवर्नमेंट जॉब, बड़े भाई के दम पर वो व्यक्ति खाता पीता मौज करता राजा की तरह रहता। बड़े भाई की मौत हो गई। मौत में अब उसके ही बच्चे हैं, परिवार है, पर बड़े भाई की मौत हो गई, शहीद हो गया जो भी। तो जब बड़े भाई की डेथ हुई ना, तो वो छोटा भाई चीख चीख के रो रहा था और भगवान को गाली दे रहा था, ओ भगवान तू फला, तू जो भी गंदी गंदी गाली दे रहा था भगवान को। तो हमारे साथ इससे बुरा क्या कर सकता था, तूने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया, और क्या बुरा कर सकता। अब आप भगवान को गाली नहीं दे सकते। इस्लाम में तो ईश निंदा पे गर्दन काटने का हुक्म है कि अगर भगवान निंदा करता गर्दन काट दो उसकी, जायज है। पता है अगले दिन क्या हुआ? वही व्यक्ति अपने छोटे भाई को की अस्थियों को लेकर के गंगा जी जा रहा था, रास्ते में बस ने टक्कर मारी, उस व्यक्ति की गंगा जी पहुंचने से पहले डेथ हो गई। समझ में आया? मतलब भगवान इससे ज्यादा ये भी कर सकता था। तो जैसी है, वो पूरे रंग का कवि है, उसने शेरशाह सूरी को लास्ट में पगड़ी रख दी उसने, बोले गलती हो गई। कवि है, क्या बिगाड़े। बिहारी को कितनी प्रॉब्लम थी, उसने लिख ही दिया ना, 6 महीने से अंदर बैठा है महल में, ये दरबारियों की आमेर की हालत खराब है। तो मिर्जा राजा जयसिंह को चेता ही दिया था ना, बात बात पे। कवियों का काम ही यही है, चेताना। अभी आप कवियों को देखो, जो अच्छे कवि हैं वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। चाटुकार है वो तो पद्म श्री मिल जाएगा, पद्म भूषण मिल जाएगा, तो वो तो क्या चाटू काटते करते, वो तो दिन भर यही बोलेंगे, मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं। बाकी जो अच्छे कवि हैं वो बीच में बताते भी हैं कि जैसे ज्यादा विदेश के दौरे करता था शुरुआत में, तो बताते थे भैया कुछ दिन यहां भी ठहर ले, घर तो यही है। पर वो क्या है कि अच्छे कवियों में हिम्मत होती है ऐसा बोलने की, नालायक लोगों में नहीं होती। चाटुकार तो बस चाटुकारता करते हैं, उसके चक्कर में अवार्ड लेकर के खुश रहते हैं। चलो लिखो, जायसी जीवन काल 1492 से 1542 ईस्वी। जायस गांव, जन्मस्थान जायस गांव, अमेठी से 2 मील दूर, यूपी। जाय उपनाम लिख दो, सिद्ध फकीर या पहुंचा हुआ फकीर। सिद्ध फकीर या पहुंचा हुआ फकीर। सिद्ध फकीर लिख सकते हो या पहुंचा हुआ फकीर लिख सकते हो। गुरु का नाम दोनों लिख दो, शेख मोहिदी या शेख मोहिद्दीन ग्रियर्सन के अनुसार है, और सैयद अशरफ व बुरहान चिश्ती एनसीईआरटी के अनुसार है। सैयद अशरफ व बुरहान चिश्ती, शेख मोहिदी या शेख मोहिद्दीन।
ठीक है, आगे चलिए। जायसी की अन्य रचनाएं। नंबर 1 अखरावट। पंद्रह सौ 20 से 40 ईस्वी, 1540 ईस्वी। इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का सूफी दर्शन के आधार पर वर्णन है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का सूफी क्या दर्शन के अनुसार वर्णन है। और ईश्वर, जीव, प्रेम आदि विषयों पर चौपाई छंद में लेखन है। ईश्वर, जीव, प्रेम आदि विषयों पर चौपाई छंद में लेखन है। ईश्वर, जीव, प्रेम आदि विषयों पर चौपाई छंद में लेखन है। ककेरा लिखी है ना किसने? इस रचना के आधार पर रामसाय भगत ने ककेरा लिखी थी, ककेरा रचना लिखी थी। इस रचना के आधार पर रामसाय भगत ने इस रचना के आधार पर रामसाय भगत ने क्या 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 ककेरा रचना लिखी थी। इस रचना के आधार पर रामसाय भगत ने ककेरा रचना लिखी थी। ये तो बात किसकी हो गई? अखरावट की। एक एक अक्षर की आवट मतलब बनावट, समझ गए? तो अक्षर की बनावट अखरावट। आखिरी कलाम क्या है इसमें? एक तो रोज ए प्रलय मतलब कयामत के दिन का वर्णन है। उस दिन आपके कर्म का लेखा जोखा भी देखा जाएगा, क्या किया और क्या नहीं किया, हाँ या ना? कर्म का लेखा जोखा। और साहे वक्त के रूप में, साहे वक्त या साहे वक्त के रूप में किसकी बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक, ये लिख दो। नेक्स्ट ये लिख दिया सारा। कलहावत करानामा मंशलनामा, इसमें कृष्ण कथा है और कुछ नहीं है। इसमें करैवा शैली है। कौन सी शैली है जी?
करे व शैली, ठीक है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान है, लिख दो। बस करे व शैली में लिखी गई है। आप चाहो तो लिख सकते हो, करे व शैली है और आध्यात्मिक रचना है, आध्यात्मिक रचना है। तो पहले जब गांव का पानी पीते थे तो अच्छा लगता था। गंगापुर शहर में जब जाते थे तो वहां पे गंगापुर का पानी भी हम नहीं पी पाते थे, पर वो भी पी लेते थे, क्योंकि उस समय हम विद्यार्थी थे, नवाब नहीं थे, ज़्यादा समझते नहीं थे खुद को। जयपुर शहर में जैसे हिंडौन शहर है तो वहां भी वही पानी पीते थे। फिर क्या होता है, देखो आदमी बिगड़ता कैसे है। फिर शादी हुई और तनख्वाह एक की जगह दो की आने लगी, तो फिर आदमी के नखरे बढ़ने लगे। तो फिर उसने क्या किया, आरओ लगवाया। पहले तो आरओ का पानी हम हिंडौन से एक दुकान से जाके लेके आते थे, खुद मोटरसाइकिल पे टंकी पे रख के आगे रखते थे। मोटरसाइकिल थी उस समय टूटी सी, उस पर रख के और डन, और सारी दुनिया के सोने चलते डन आरओ का पानी लेके जा रहे हैं। नॉर्मल मत समझ लेना हमको, क्योंकि उस समय यही टर्न थी। फिर बाद में आरओ लगवा लिया सब। आज इतनी बुरी आदत के शिकार हैं कि आरओ का पानी नहीं हो तो साला चाहे 12 घंटे प्यासा रख लो। मेरे गौशाला जाता हूं मैं, ड्यूटी पे, वहाँ आरओ नहीं लगा हुआ, फिल्टर का पानी है, पर वो भी पीने में जोर आता है। क्योंकि फिल्टर का पानी भी ठीक पानी होता है, पर उसको भी पीने में जोर आता है। कभी नहीं पीता, प्यासा मर जाए भले से, घर आके पीते हैं। अगर बोतल मान लो खाली हो जाए पानी की, एक आध पटक के ले जाते हैं, पर मान लो खाली हो जाए, इसका मतलब आपका शरीर जैसा आप बनाएंगे वैसा बनेगा। आप 4 बजे उठने का आदत डाल लो, 4 दिन बाद 4 बजे अपना आँख खुल जाएगी। आप मत डालो, 9 बजे सोओगे, 9 बजे जगोगे तब भी मन करेगा थोड़ा 9:15 तक सो लेते, ठीक रहता। तो ये मन है ना, ये सब इसलिए ऐसा कहा गया कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। खुद के हिसाब से मन को चलाओ तो ठीक है, बाकी तो ये मन ऐसा है कि आपको बहुत चेंज कर देगा नहीं चाहते हुए भी। इसके बाद में अब मैं आपको पद्मावत की पंक्तियों पे लेके जाता हूं पहले, उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आप लिखिएगा प्रसिद्ध पंक्तियां, हेडिंग डालो प्रसिद्ध पंक्तियां। प्रसिद्ध पंक्तियां, इस पे नंबर 1 लिखो, सुमिरो आदिक मोहम्मद करतारो। मैं आदिक मोहम्मद करतार का सुमिरन करता हूं। आप समझ गए, ये पद्मावत की प्रथम पंक्ति है। हाँ या ना? क्योंकि जो भी व्यक्ति लिखेगा वो अपने ईश्वर को याद करेगा आशीर्वाद के लिए। दूसरी बात,
बिरथ जो शीश डुलावे, बार बार क्या कर रही है वो, अपने माथे को बार बार फिरा रही है। बिरथ जो शीश डुलावे, पुनि धुनी आवे खीस, और बार बार उसको क्या आ रहा है, खीस। खीस का मतलब गुस्सा। बूंदे होई आओ तुम्हें, बूंद के रूप में, बूंद होकर के तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तो राख में बदल चुकी हूं नागमती, मैं तो राख में बदल चुकी हूं। अब तुम बूंद होके मेरे पास आओ, मेरे को ठंडा छींटा देने के लिए क्या करो, ऊपर से बरस जाओ, तो मैं तुमने मिल जाऊंगी। दीने यह आशीष, यह दीने आशीष, बस तुम मुझे यही आशीष दो। कौन कह रहा है ऐसा? अब ये आशीष अवधि वाले यूं लिखते हैं, बाकी वो सलजम है। ऐसा कौन कह रही है? नागमती। ये क्या है? पद्मावत की अंतिम पंक्ति है। और आपको पता है पद्मावत की अंतिम पंक्ति है, तो पद्मावत कौन सा सर्ग होगा? अरे पद्मावत सर्ग है ना, कौन से नंबर का हुआ? अंतिम पंक्ति है पद्मावत की, तो 57 तो है टोटल। तो 57वां सर्ग का नाम क्या है? पद्मावत। 30वें का नाम क्या है? नागमती वियोग खंड। ठीक है, आगे सुनो, ये दो हो गई। पहले ये लिखो, फिर मैं नागमती की पंक्तियां लिखाता हूं। नेक्स्ट, ये तो किसकी पंक्तियां थी? पद्मावत की। अब मैं आपको, ये तो पूरी रचना है, अब मैं आपको बताता हूं नागमती वियोग खंड, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस वही है। तो नागमती वियोग खंड पे आप आओ, सुनो। नंबर 3 लिखो, नागमती वियोग खंड। ठीक है, अब इसमें सुनो, इसकी जो प्रथम पंक्ति है वो क्या है? प्रथम पंक्ति किसकी? नागमती वियोग खंड की। नागमती चिह उर पथ हेरा, चारों तरफ से नागमती ने पथ को हेर लिया, रास्ता को देख लिया, चारों तरफ के रास्ते देख लिए। पिए जो गए पुनि की नैना फेरा, क्या अर्थ निकला? जो पति गए हैं ना, उन्होंने वापस फेरा नहीं किया, मतलब राजा रतन सेन नहीं आया। ये कहानी भी लिखा दूंगा आपको मैं थोड़ा सा। कहानी यही है, चित्तौड़ का राजा रतन सेन, उसको एक तोता है, वो मार्केट में जा रहा है, रतन सेन मार्केट में जा रहा है। एक बोलने वाला तोता है, सूफियों में बोलने वाले पशु पक्षी चित्रण होगा,
तो एक तोता है जो बोलने वाला है, उसका नाम है हीरामन तोता। क्या नाम है? हीरामन। वो तोता एक बहेलिया के पास था। बहेलिया से वो एक उसके पास आ गया, साहूकार के पास, मार्केट में। राजा जा रहा था मार्केट से निकल के, तो सारी दुनिया बोली थी राजा की जय हो, राजा की जय हो। तो वो बीच में तोता बोला राजा की जय हो। वो जिससे बोला राजा को अच्छा लगा। ये कौन? तोते बोलते हैं ना। उसने कहा कि ये, तो पूरा बोलने लगा, वो दोबारा बोलने लगा। तो ऐसी स्थिति में फिर राजा ने पूछ लिया उससे कि भाई ये तो तुम्हारे पास है, मुझे दो इसको। उसने उसको दे दिया। उसने कहा राजा को कि तुम्हारे लायक जो सुंदरी है ना, वो तो कहाँ है? सिंगल द्वीप में, श्रीलंका में, वहां जाओ। राजा गंधर्व सेन की पुत्री है। कौन? पद्मिनी। वो है तुम्हारे लिए। उसके सौंदर्य की तारीफ सुनी तो वो राजा चला गया। अब देखो, नागमती चिरहुर पथ हेरा, पिए जो गए पुनिक की न फेरा, सुबह काल होई लेगा पीऊ। सुआ है ना, सुआ। कौन? तोता। वो मेरे लिए काल बन गया, मौत का प्रतीक बन गया, क्योंकि मेरे पिया को वो यहां से ले गया। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात भर जीव। और मेरे पिया नहीं गए, पीऊ नहीं जात, मेरे पिया ही नहीं गए जात भर जीव, बल्कि मेरा जिया जा चुका है, मतलब मेरे प्राण ही चले गए हैं। ओके, ये तो कैसी है? पहली पंक्ति। और अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति किसकी? नागमती वियोग खंड की बात कर रहे हैं अपन। कहां शुरू हो रहा था? आषाढ़ से। एंड कहां? इसका मतलब ये किसकी पंक्ति है? आषाढ़ महीने की। समझ गए? एंड कब होगा? जेठ में। 12 महीने का वर्णन करेगी ना, तो जेठ एंड होगा। इसका मतलब अंतिम पंक्ति लिख रहा हूं, ये किसकी पंक्ति है? जेठ की। ठीक है। पंक्ति क्या है? नहीं पावस नहीं देशरा, ये दोहा है। चौपाई से स्टार्ट होगा, 7 अर्दली के बाद दोहा आएगा, तो लास्ट पंक्ति है, तो दोहे पे ही खत्म हो जाएगी। नहीं पावश नहीं देसरा, नहीं हेमंत बसंत, न कोकिल न पपीहा, जेहि सुनिया वही कंत। समझ में आया? नहीं आया? जेठ का महीना तप रहा है, नहीं पावस, बारिश की बूंदे भी नहीं है, नहीं देसरा, न कोई देश की ऋतु है, नहीं हेमंत बसंत, ना हेमंत है ना बसंत है, कुछ भी नहीं है। मतलब तपन तपन तपन। न कोकिल न पपीहा, न कोयल कूक रही, न पपीहे गा रहे, क्योंकि वो बसंत में आएंगे, अच्छी ऋतु में आएंगे। जेहि सुनिया वही कंत, कोई तो होता जो इसको सुन के मेरे पति मुझे याद करते, लेकिन ऐसी याद की ऋतु नहीं है, क्योंकि याद की ऋतु होती है बसंत हेमंत वगैरह, जिसमें प्रेमी प्रेमिका अपने पास रहना चाहते हैं, बरसात वगैरह में। लेकिन ये तो तपन वाली ऋतु है, इसलिए कोई भी नहीं है कि किसी की आवाज सुन के पति को मैं याद आ जाऊं। ये कौन सी पंक्ति है? अंतिम पंक्ति। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको कि ये आषाढ़ मास की और ये जेठ मास की। ठीक है, कुछ अन्य पंक्तियां भी हैं, ये भी मैं यहीं लिख देता हूं। नागमती प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी? नागमती वियोग खंड की। वो सुनो आप। ये नागमती वियोग खंड की पंक्ति नहीं है। मानुष प्रेम भय वैकुंठी, बुझ लीजिए बुझ ही पा रहे हूं, जोर भाई सब स्त्री पुरुष भाई संग्राम, बादशाह गढ़ चूर्चित उर्भा इस्लाम।
जे पंछी के नीरे हुई करे बिरह की बात, सोई पंछी झट जाए वही तरबर होत निपात। पीसू कहूँ संदेशरा हे भोरा हे काक, ते धंजर की मुई भई ते धुआं हम लाग। ये पंक्तियां हैं इसमें है ना। आ, इसकी मैं प्रसिद्ध पंक्तियों में 2 लिख सकता हूँ, बाकी अन्य पंक्तियां है ना वो पद्मावत की है। ये मैं आपको बात किसकी कर रहा हूँ, नागमती वियोगखंड की है। आ जाएगा इसी में, नहीं आएगा क्या? ये लिख दो देवियों, फिर मैं बाद में लिखा दूंगा। सही है, लिख लो एक बार इनको। कंत का मतलब प्रिय, पति। आगे चलिएगा। पहले तो मैं वो लिख देता हूं क्या, प्रसिद्ध पंक्तियां। और ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है, नागमती खंड की। किसकी, अभी नागमती पे चल रहे हैं, फिर वापस उस पे आएंगे।
अगर वही लैंग्वेज सही यूज की जाएगी तब तो सब कुछ ठीक है, वरना लिखा लिखा के लोगों को धर्म ग्रंथ बनवाते जाओ उनके, आप याद नहीं होगी। इसलिए सिलेक्टेड पढ़ना पड़ता है। जैसे नागपति वियोग खंड है, इसमें मैं तो बहुत सब कुछ पढ़ा सकता हूं, ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ सुनाने लग गए तो फिर क्या होगा कि तुमको कोई भी पंक्ति याद नहीं हो पाएगी। प्रसिद्ध पंक्तियों में 2 लिखा रहा हूं, लिखाने को तो मैं तीसरी भी लिखा सकता हूं, चौथी भी लिखा सकता हूं, पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो याद नहीं होगी और सब गालमेल हो गया। तो एग्जाम के लिए तो खास चीज पढ़नी है, ऐसे पूरा ज्ञान एक दिन में थोड़ी सीख सकता है कोई आदमी, जायसी भी पीएचडी कर लो, बहुत लंबी है। इसलिए सिलेक्टेड पढ़ो हिंदी में। हिंदी के विद्यार्थी जो आईएएस नहीं बन पाते उनकी भी यही समस्या है, सारी किताब उठा लेते हैं, सिलेक्टेड नहीं पढ़ते। इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर आईएएस बन जाते हैं, क्यों? इंग्लिश मीडियम के पता है आपको 90% लोग इंग्लिश मीडियम के बनते हैं आईएएस, केवल 10% हिंदी मीडियम का, वो भी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि हिंदी वाला वही पढ़ लू, वही पढ़ लू, वही पढ़ लू, वही पढ़ लू, सब पढ़ता है, फालतू कचरा बहुत इकट्ठा करता है। इंग्लिश मीडियम वाला सिलेक्टेड बुक है उसके पास, 2-3 फिक्स होगी, बस उन्हीं को पढ़ेगा, उन्हीं को रिपीट करेगा, उन्हीं को बार बार रिवाइज करेगा, अलग किताब नहीं लाएगा, इसलिए उनका रेशो ज्यादा है। जेहि पंछी के नीरे होई करही बिरह की बात, सोई पंछी जर जाय मही, तरुवर होत निपात। पीयूष सो कहूं संदेशिड़ा, पीयूषो कहूं संदेशिड़ा, हे भोरा हे काग, तेहि धन जर के मुई भई, तेहि धन जर के मुई भई, तेहि कि धुआं हम लाग। समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? जिस पक्षी के नजदीक जाकर के अपने बिरह की बात पक्षी को नागमती सुनाती, नागमती के शरीर में इतना तपन थी, इतनी वेदना थी कि सोई पंछी जर जाए वहीं, वो पक्षी तुरंत ही वहीं पे जल जाता था, इतनी बिरह था उसके शरीर में, और तरबर होत निपात, और उस वृक्ष के पत्ते जो है वो झड़ जाते थे। ठीक है। पीयूषो कहूं संदेशड़ा, मेरे पति से ये संदेश जाके कहना, हे भौरा हे काग, ओ भौरे ओ कौए, काले होते ना दोनों, जाके मेरे पति से संदेशा कहना क्या, तेई धन जर के मुई भई, तेरी पत्नी है ना वो जल के राख हो गई है, तेईक धुआं हम लाग, और उसी की धुआं से हम काले पड़े। ठीक, बिरह वेदना है। लिखो, बताओ आप। हेतु प्रेक्षा, कारण नहीं होते भी उसकी कल्पना कर ली गई है। आपको लग रहा है कि ये उसी की वजह से हुआ है, वो तो नेचुरली काले है, पर मान के लिया कि हमारे कारण हुआ है काले, मैं जली हूं उसकी धुआं से काले हुए। कारण के नहीं होते भी कारण की कल्पना कर ली है।
आगे चलूं। पद्मावत की अन्य पंक्तियां देखो, आपको जायसी है ना, दो पंक्तियों को रिपीट करता मिलेगा। एक तो बूझ ले जो बूझ ही पा रहे हो, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। और एक पंक्ति है, मानुष प्रेम भयं बैकुंठी, मनुष्य के प्रेम से वो जगह बैकुंठ हो जाती है, बैकुंठी। दो बात और सुनो आप, एक बात और सुनो। एक बात और सुनो, एक पंक्ति और है, जौहर भई सब स्त्रियां, सारी स्त्रियों ने क्या किया, बोलो। जौहर भई सब स्त्री मतलब सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जवालाउद्दीन खिलजी जीत गया, तब की कहानी है। जौहर भई सब स्त्री मतलब सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जवालाउद्दीन खिलजी जीत गया, तब की कहानी है। पुरुष भय संग्राम, और पुरुष सभी संग्राम की भेंट चढ़ गए मतलब शहीद हो गए। बादशाहगढ़ चूरचित, बादशाहगढ़ चूर, राजा बादशाह गढ़ पाने के उसमें चूर हो गया, मग्न हो गया। चित उर भा इस्लाम, और चित उर भा इस्लाम, और चारों तरफ सबकी बुद्धि में एक ही चीज आ गई, क्या, इस्लाम। मतलब यहां पे इस्लाम छा गया, झंडा हरे रंग का लहरा दिया गया, समझ गए। यानी कि रतन सेन की हार हो गई, स्त्रियों ने जौहर कर लिया और पुरुष वीरगति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी नहीं मिल पाई थी ना, दासियों के साथ भेजने की बात हुई थी, और दासियों के रूप में फिर सेना को ले लिया था, और बाद में जौहर हो गया था, आक्रमण हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी को जब पद्मिनी नहीं मिलती है तो 8 महीने उसने डेरा डाल रखा था, तो लास्ट में उसने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 30,000 लोगों को मौत के घाट, उस गुस्से में उसने 30,000 लोग मरवा दिए थे। ठीक है, अब इनमें बहुत सारी बातें हैं। एक दिल्ली का राजा है, वो एक स्त्री के लिए 8 महीने डेरा डाल के रहेगा। अब ये बात थोड़ी कम पचती है। अरे वो दिल्ली का सम्राट है, वो कोई स्त्री प्रिय कोई चलता छिचोरा लड़का थोड़ी है कि बैठ जाएगा वहीं घर जाके। दिल्ली का राजा है वो। तो बहुत सारे विद्वानों ने इस पर क्या किया, डाउट किया है, इसलिए कुछ भाग कल्पना प्रसूत है। बाकी ये तो ऐतिहासिक है कि लड़ाई हुई थी। अब 8 महीने नहीं हुई हो, वो एक अलग बात है। बाकी रतन सेन का अमर बलिदान, रानी पद्मिनी का जौहर, ये सब तो हमारी वीर गाथाएं हैं, इसी से तो हमारी पहचान है। राजस्थान तो गर्व करता है इस घटना पर। ये चित लिखा हुआ है ना, चित। ठीक है, अब इसके बाद आप सुनो। रामचंद्र शुक्ल ने
इस सब के बारे में 2-3 बातें खास खास कही है। कौन कौन सी बातें वो सुनो आप। पहली बात तो ये है कि शुक्लानुसार, मैं लिख रहा हूं अब, शुक्लानुसार नागमती विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय या अनुपम निधि ऑब्लिक धरोहर है। पहली बात तो शुक्ल ने यह कही थी। दूसरा, शुक्ल ने पद्मावत को प्रथम बड़ा महाकाव्य का है, पहला बड़ा महाकाव्य का है। किसको? पद्मावत को प्रथम बड़ा महाकाव्य का है। तीसरी बात सुनो आप, तीसरी बात सुनो। शुक्ल के अनुसार, यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो भिन्न प्रतीत हो रही, कबीर ने, लिखना मत, कबीर ने भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता, कैसी सत्ता? परोक्ष है लेकिन वो भिन्न लगती थी, ऐसा लगता था जैसे अलग दुनिया है, अनंतनाद बसता है, सहस्त्र चक्र पार हो जाता है, उसके बाद अलग दुनिया है। उस परोक्ष सत्ता जो भिन्न प्रतीत होती थी उसकी एकता का संकेत दिया था। ठीक है, प्रत्यक्ष जीवन की सत्ता की एकता का दृश्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता बन गई थी, जिसे जायसी ने पूरा किया। कुछ समझ में आया? आप मुझे बोलो, आत्मा है, परमात्मा है, ऊपर आदमी इस जीवन में रहता है, मूलाधार चक्र से धीरे धीरे 6 चक्रों को पार करता है, सहस्त्र चक्र पे पहुंच जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, उसके बाद अनंतनाद सुनाई पड़ता है, उसके बाद में ईश्वर के दर्शन होते हैं उस व्यक्ति को, मतलब ईश्वर के रूप में वो महसूस करता है, इस दुनिया से उठ जाता है वो। उसका बेटा भी उसके सामने मर जाए तो भी वो उस पर रोएगा नहीं, उसकी पत्नी उसको भला बुरा कहते उसको बुरा नहीं लगेगा, उसके साथ कोई छीन ले, झपटी कर दे, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इस दुनिया से उठ चुका है। पर यह सत्ता कैसी है? परोक्ष। ऐसा किसने दिखाया? कबीर ने। तो परोक्ष जो सत्ता है वो भिन्न प्रतीत हो रही थी, उसका संकेत किसने दिया? कबीर ने। एकता का आभास दिया था, का आभास कराया था। ठीक है, लेकिन ये प्रत्यक्ष था, वो अप्रत्यक्ष था, भिन्न था। प्रत्यक्ष जीवन की जो सत्ता है जो वर्तमान में दिख रही है, उसका दृश्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता बन गई थी कि ऊपर की बात तो सब कर रहे हैं, धरती की बात, जमीन की बात तो बताओ, इसकी आवश्यकता बन पड़ेगी थी। तो इस आवश्यकता को किसे पूरा कर दिया? जायसी ने। उसने मानसरोवर खंड, जायसी, वो पद्म, नागमती, इनके माध्यम से परमात्मा को ले गया, बात करता गया दुनिया की और घुमा ले गया किसकी ओर? परमात्मा की ओर। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टफ है, समझ में आ गई होगी, लिख लो।